नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में। दोस्तों, आज का हमारा सेशन क्लास 8 जिसमें हम कवर करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs जो कि उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट से जरूर वॉच करें क्योंकि हमारी हर क्लास में काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हम, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, विनिमय विपत्र खाता कौन सा खाता है? विच अकाउंट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज अकाउंट? तो दोस्तों, विनिमय विपत्र खाता जो हमारा खाता है ये है आपका पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। बात करते हैं दोस्तों हम बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या? तो दोस्तों, ये एक रिटन और अनकंडीशनल लीगल डॉक्यूमेंट है जो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के लिए जारी किया जाता है, यानी कि विक्रेता द्वारा इसको जारी किया जाता है। किसके लिए? खरीदार के लिए। ठीक है। और इसमें एक ऑर्डर होता है कि वो एक निश्चित राशि का भुगतान एक निश्चित समय के अंदर कर दें। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर होता है दोस्तों खरीदार के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विनिमय बिल का भुगतान किया जाता है। द बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेड। तो दोस्तों, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको जो पे करता है, अभी हमने बात करी थी, कौन करता है दोस्तों? स्वीकार करता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों। जो भी इसको एक्सेप्ट करेगा वो ही इसको पे करेगा। ठीक है, विनिमय बिल स्वीकार किया जाता है। द बिल ऑफ एक्सचेंज इज एक्सेप्टेड। तो दोस्तों, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा वो करेगा दोस्तों आपके देनदार, डेटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 31 मार्च 2018 को 3 माह की अवधि का बिल लिखा गया, उसकी भुगतान तिथि होगी। द बिल ड्रॉन ऑन March 31, 2018 for a period of 3 months will have its payment date। तो दोस्तों, हमने कहा कि 31 मार्च 2018 को 3 माह की अवधि बिल की रखी गई पेमेंट की। तो यानी कि 3 माह बाद, है ना, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों 3 माह बाद, एक आपका अप्रैल मंथ, ठीक है, मई और जून, जो पेमेंट करनी होगी दोस्तों 3 महीने के बाद। लेकिन रियायती डेज आपके जो होंगे, ग्रेस डे भी आप बोल सकते हैं, है ना, रियायती, ठीक है, दिन, जिसको आप ग्रेस डे भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, वो 3 दिन होते हैं दोस्तों। ठीक है, 3 दिन के बाद यानी कि 3 माह 3 दिन के बाद दोस्तों उसको पेमेंट करनी होगी। ग्रेस डे भी हम ऐड करेंगे तो पेमेंट जो करेगा दोस्तों वो करेगा 3 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, विनिमय विपत्र का लेखक होता है। द राइटर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज। तो दोस्तों, विनिमय विपत्र का जो लेखक होता है वो होता है दोस्तों कौन? लेनदार यानी क्रेडिटर्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों। इसी के द्वारा जारी किए जाते हैं। विनिमय विपत्र में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? विच फीचर्स इज नॉट फाउंड इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो दोस्तों, बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? वो है दोस्तों आपकी कि सरकार द्वारा इसको निर्गमित किया जाता है। इट इज इश्यूड बाय गवर्नमेंट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। हमारी विशेषता है कि लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, जो लिख रहा है उसके साइन रहेंगे दोस्तों। शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है ये। ठीक है, और इसका भुगतान मांगने पर अथवा निश्चित अवधि के पश्चात ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके क्या है दोस्तों? फीचर्स रहेंगे। और जो फीचर्स नहीं रहेगा कि इसको जो निर्गमित यानी कि जारी जो किया जाता है वो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किस बिल में अवधि की गणना बिल स्वीकार करने की तिथि से करते हैं? इन विच बिल द पीरियड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल। ठीक है, तो यानी कि बिल की जो अवधि की गणना बिल स्वीकार करने की तिथि से करते हैं वो बिल है दोस्तों हमारा दर्शनी के
पश्चात बिल, यानी कि बिल आफ्टर दर्शनी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अनुग्रह दिवस के रूप में कितने दिन स्वीकार किए जाते हैं अथवा अनुग्रह दिवस कितने होते हैं? हाउ मेनी डेज आर कंसिडर्ड ग्रेस डे और हाउ मेनी ग्रेस डे आर देयर? तो दोस्तों अभी हमने बात करी थी ग्रेस डे की, है ना। अगर मान लीजिए 3 महीने का टाइम दिया या 1 महीने का टाइम दिया दोस्तों, तो उसके 3 दिन बाद हम लोग बिल का भुगतान करते हैं। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। राजकुमार ने शाम पर 5000 का विनिमय विपत्र 12 जुलाई 2008 को 1 माह की अवधि के लिए लिखा। इस बिल की देय तिथि होगी। राजकुमार ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन श्याम फॉर ₹5000 फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month on July 12, 2008. The bill will be due on the date. दोस्तों जो बिल दिया जाएगा वो दिया जाएगा दोस्तों 1 महीने बाद, यानी कि अगर मैं बात करूं ये 12 अगस्त को दिया जाएगा दोस्तों 1 महीने बाद। ठीक है, 12 में अगर आप 3 दिन और जोड़ते हैं दोस्तों तो हमारा आएगा 15 अगस्त। अब 15 अगस्त को तो दोस्तों छुट्टी रहती है, ऑफ रहता है, तो उससे ठीक 1 दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 2008 को उसको पे करनी पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। 1 दिन बाद भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका आंसर डी रहेगा ऑप्शन के हिसाब से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विनिमय विपत्र को देय तिथि 17 अगस्त को होती है। अचानक 17 अगस्त को बैंक में हड़ताल हो जाती है और 18 अगस्त को रविवार होता है, तो विपत्र की परिपक्व तिथि होगी। A bill of exchange is due on August 17. If there is a sudden bank strike on August 17 and August 18 is a Sunday, the maturity date of the bill will be. तो दोस्तों 17 तारीख को पेमेंट करनी थी, ठीक है, तो 17 से फिर नेक्स्ट डे करनी पड़ेगी हमें, लेकिन नेक्स्ट डे क्या है हमारा संडे है, तो ठीक 1 दिन पहले यानी कि हम पेमेंट करेंगे दोस्तों 16 अगस्त को। ठीक है, जो बिल की पेमेंट करेंगे वो हम कब करेंगे 16 अगस्त को भी कर सकते हैं और हम 19 अगस्त को भी कर सकते हैं, यानी कि 1 दिन बाद भी कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो सी एंड डी दोनों हो सकता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बैंक से बिल को भुनाने से होने वाली दायित्व को माना जाता है। द लायबिलिटी अराइजिंग ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल फ्रॉम द बैंक इज कंसीडर्ड। तो दोस्तों बैंक से बिल को भुनाने से होने वाली दायित्व को जो माना जाता है ये माना जाता है दोस्तों संदिग्ध दायित्व, यानी कि डाउटफुल लायबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय विपत्र को पहचान करने वाला व्यक्ति कहलाता है। द पर्सन हु एंडोर्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड। तो दोस्तों विनिमय विपत्र को पहचान यानी कि एंडोर्स करने वाला जो व्यक्ति है ये कहलाता है आपका एंडोर्सर, पहचान करता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, अनादरण के समय विपत्र हो सकता है। एट द टाइम ऑफ डिसऑनर द बिल में बी। तो दोस्तों डिसऑनर के समय जो हमारा विपत्र है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है दोस्तों हमारा नियर द बैंक, बैंक के पास हो सकता है, लेखक के पास हो सकता है, या फिर एंडोर्सर के पास हो सकता है। तो ये सभी यानी कि इन सभी के पास हो सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अनादरण होने पर नोटरी पब्लिक पर हुए व्यय को कहा जाता है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ नोटरी पब्लिक इन केस ऑफ डिसऑनर इज कॉल्ड। तो दोस्तों अनादरण होने पर नोटरी पब्लिक पर हुए खर्चे को जो कहा जाता है ये कहा जाता है दोस्तों आपका एक्सट्रैक्शन एक्सपेंसेस, यानी कि आलोकन या फिर निकराई व्यय। ऑप्शन नंबर है मेरे ए राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ध्यान देंगे ये आज की हमारी क्लास 8 जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, जिसका टॉपिक बिल ऑफ एक्सचेंज रहेगा। इसके भी क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो क्वेश्चंस हमारे हर टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों इससे पहले की 7 क्लासेस यानी कि जितने भी इससे पहले की क्लासेस है 7 क्लासेस वो आपको हमारे चैनल भारद्वाज क्लासेस पर मिल जाएगी। तो आप जिस किसी बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
ताकि आप डेली अपडेट से यानी डेली क्लासेस से तो जुड़ सकें, साथ ही इससे पहले की जितनी क्लासेस हैं उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वीकर्ता के दिवालिया होने पर विनियम विपत्र हो जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर। तो दोस्तों जो स्वीकार कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज को, अगर उसका दिवालिया हो गया तो जो हमारा विनियम विपत्र है यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज, वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका अनरिस्पेक्टेड, अनादृत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अनुग्रह विपत्र में लेखक एवं स्वीकर्ता के मध्य संबंध होता है। इन अ बिल ऑफ ग्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द राइटर एंड द एक्सेप्टर इज। तो दोस्तों जो बिल ऑफ एक्सचेंज को लिख रहा है, ठीक है, और जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, जो जारी कर रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है, उनके बीच का जो संबंध है वो हमारा क्या होता है? तो दोस्तों वो होता है हमारा मित्र एवं सहयोगी का, फ्रेंड्स एंड कलीग का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुग्रह विपत्र को सामान्यता स्वीकृति के बाद जाता है। अ बिल ऑफ ग्रेस इज जनरली एक्सेप्टेड आफ्टर इट इज प्रेजेंटेड। तो दोस्तों अनुग्रह विपत्र को सामान्यता स्वीकृति के बाद जो जाता है, ये जाता है दोस्तों आपके बैंक से बुनाया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, एनकैश्ड एट द बैंक इसका राइट आंसर रहेगा। प्रतिज्ञा पत्र होता है, अ प्रोमिसरी नोट इज। तो दोस्तों जो प्रतिज्ञा पत्र है ये हमारा क्या होता है? एक वचन होता है, एक प्रॉमिस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन से ही आंसर आपको मिल सकता है। प्रतिज्ञा पत्र में कितने पक्षकार होते हैं? हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन अ प्रोमिसरी नोट? तो दोस्तों प्रतिज्ञा पत्र में जो पक्षकार होते हैं, पार्टीज होती है, ये होती है आपके 2। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। प्रतिज्ञा पत्र की विशेषता नहीं है, प्रोमिसरी नोट इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय। दोस्तों इसकी जो विशेषता नहीं है वो है लेनदार द्वारा लिखा जाता है, रिटन बाय द क्रेडिटर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अनकंडीशनल है बिल्कुल, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट रहती है, ठीक है, और टिकट्स बाय वैल्यू यानी कि मूल्यानुसार टिकट रहता, ठीक है। जो भी मांगी है आपने राशि यानी कि जो क्रेडिटर ने, है ना, विक्रेता द्वारा जो राशि मांगी जा रही है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखना। कथन है विनियम विपत्र लेनदार द्वारा लिखा जाता है, प्रतिज्ञा पत्र देनदार द्वारा लिखा जाता है। स्टेटमेंट 1 है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर। तो दोस्तों जो लिखा जा रहा है क्रेडिटर द्वारा लिखा जा रहा है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट 1। अ प्रोमिसरी नोट इज ड्रॉन बाय द डेटर। और दोस्तों जो प्रतिज्ञा पत्र है यानी प्रोमिसरी नोट है, उसको कौन लिख रहा है? डेटर लिख रहा है। ये भी स्टेटमेंट सेकंड भी हमारी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है, तो इस हिसाब से बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर रहेगा। मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रतिज्ञा पत्र शर्त रहित होता है। प्रतिज्ञा पत्र को स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। अ प्रोमिसरी नोट इज अनकंडीशनल, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, अभी हमने पीछे बात करी है। स्टेटमेंट सेकंड मेरा बोल रहा है अ प्रोमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस, इसको एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों ये भी हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मांग पर दे विपक्ष पर टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा कथन है सेकंड, व्यापारिक विपत्र बिना किसी प्रतिफल के लिखे जाते हैं। स्टेटमेंट 1 की मैं अगर बात करता हूं, अ पेबल ऑन डिमांड बिल डज नॉट रिक्वायर अ स्टैम्प। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं पहली स्टेटमेंट की,
कि जो मांग पर दे विपक्ष पर टिकट की आवश्यकता नहीं होती है, तो बिल्कुल सही है, यानी स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल सही है। अ पेमेंट ऑन डिमांड बिल डज नॉट रिक्वायर अ स्टाम्प, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है अ ट्रेड बिल इज ड्रॉन विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो दोस्तों व्यापारिक विपत्र बिना किसी प्रतिफल के लिखे जाते हैं, तो बिल्कुल गलत रहेगा कि ट्रेड बिल इज ड्रॉन विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो स्टेटमेंट सेकंड हमारी क्या रहेगी, गलत रहेगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से मेरा राइट आंसर बनता है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों असर्शन एंड रीजन वाले दोस्तों, है ना, जिसमें स्टेटमेंट एंड रीजन रहेगा। तो स्टेटमेंट रहेगी मेरी, प्रतिज्ञा पत्र को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका रीजन यानी कारण दिया हुआ है, प्रतिज्ञा पत्र का लेखक स्वयं भुगतान करने का उत्तरदायी होता है। बिल्कुल सही। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों स्टेटमेंट 1, अ प्रॉमिसरी नोट नीड नॉट बी एक्सेप्टेड, बिल्कुल इसको स्वीकार करने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल सही है इस हमारी स्टेटमेंट। रीजन क्या कह रहा है, अ राइटर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट इज हिमसेल्फ लायबल टू मेक द पेमेंट, ठीक है, क्योंकि लेखक स्वयं भुगतान करने का उत्तरदायी होता है। जो लिख रहा है प्रॉमिसरी नोट को वही पेमेंट करेगा, बिल्कुल सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मैं तुम्हारा 10,000 का देनदार हूं, यह प्रतिज्ञा पत्र नहीं है, जिसका कारण है यह केवल मात्र ऋण की स्वीकृति है, भुगतान करने की प्रतिज्ञा नहीं है। तो स्टेटमेंट है हमारा, आई ओ यू ₹10,000, दिस इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। बिल्कुल प्रतिज्ञा पत्र नहीं है, प्रॉमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी आपका पैसे देने का यानी कि कोई भी कंडीशन शर्त वगैरह इसमें नहीं रखी है, ठीक है। तो मेरी ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगी। इट इज मर्ली एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट एंड नॉट अ प्रॉमिसरी टू पे, ठीक है, क्योंकि ये मात्र क्या है, ऋण है, इसमें भुगतान करने की कोई भी प्रतिज्ञा नहीं कि मैं पेमेंट करूंगा या नहीं, कोई इसमें शर्त नहीं रखी है। रीजन भी मेरा बिल्कुल सही रहेगा। तो दोस्तों इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का सेशन, जिसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज कवर किए हैं, जो कि टोटली एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों हमारे ऑफलाइन सेशन ज्वाइन करने के लिए जो कि डिटेल है कॉन्टेक्ट, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों इससे पहले की जो क्लासेस हैं वो भी आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। और जो भी कनिष्ठ सहायक, कर व राजस्व निरीक्षक अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं आप में से जो भी स्टूडेंट, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर उनसे रिलेटेड भी हमारे चैनल पर अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय श्री राम।